नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। मैं विक्रम वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, हिंदी कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट का दूसरा दिन है और पहले क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट में हिंदी कहानी से ही संबंधित 50 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज उसी क्रम में हम हिंदी साहित्य से जो यूनिट UGC नेट JRF में सिलेबस में यूनिट नंबर 7 है, उसी से संबंधित आज फिर हम लोग 50 अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए और हम लोग प्रैक्टिस दूसरे को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, सबसे जो पहला ही क्वेश्चन है कि हिंदी कहानी के उद्भव और विकास में किस साहित्य का विशेष योगदान रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को 4 ऑप्शन दिया है: बांग्ला साहित्य, संस्कृत साहित्य, कन्नड़ साहित्य और फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आंसर आपका सही है वो है ऑप्शन नंबर ए सही है, बांग्ला साहित्य। ठीक, बांग्ला साहित्य से हिंदी कहानी के उद्भव और विकास का विशेष योगदान रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अगला जो क्वेश्चन है हिंदी कहानी का विकास किस पत्रिका से माना जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है: हिंदी प्रदीप, सरस्वती, कवि वचन सुधा और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सही, सरस्वती पत्रिका से ही हिंदी कहानी के विकास माना जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे है कि राम रतन भटनागर ने किसकी कहानी को हिंदी का प्रथम कहानी माना है। ठीक है, यहाँ पे नाम दे दिया है और पूछा है कि बताया गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि किसी कहानी को उन्होंने हिंदी कहानी का प्रथम कहानी माना है। तो दोस्तों, इस पे हमने चर्चा किया ही था क्लास में कि मुंशी इंसा अल्लाह खां ये नाम है जो राम रतन भटनागर ने इनकी कहानी को हिंदी का प्रथम कहानी माना है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो कहानी है क्वेश्चन है वो है कि दुलाई वाली, ये दुलाई नहीं है दोस्तों, यहाँ पे मिसटाइपिंग हुआ है। यहाँ पे दुलाई वाली कहानी को प्रथम कहानी मानने वाले कहानीकार है। ठीक, दुलाई वाली कहानी को प्रथम कहानी मानने वाले कहानीकार हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, ये रामकृष्ण दास। ठीक, राय कृष्ण दास। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। तो दोस्तों, इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी दुलाई वाली, रानी केतकी की कहानी और इनमें से कोई नहीं। दुलाई वाली को अलग रचनाकार मानते हैं, फिर यहाँ पे रानी केतकी की कहानी को दूसरे राइटर मानते रहते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण और सभी ने माना है तो इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। लेकिन इस तरह दोस्तों, मान्य रूप से तो फिर एक टोकरी भर मिट्टी है जो हिंदी की पहली कहानी है, जिसकी मान्यता मिली है। बाकी अलग अलग कहानियों को माना जाता है। अगर यहाँ पे अगर ऑप्शन में रहता एक टोकरी भर मिट्टी तो फिर वो रहती दोस्तों, अगर वो नहीं है तो उससे अच्छा बेटर ऑप्शन ये इंदुमती है, तो फिर इंदुमती होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे है कि प्रेमचंद पूर्व युग में साहित्यकार कहानी की अपेक्षा किस ओर ज़्यादा सक्रिय रहे। ठीक, तो नाटक, उपन्यास, निबंध और ए और बी दोनों। ठीक, सॉरी, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन रहेगा आपका ए और सी। यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिए इसको, ए और सी, ये गलत ऑप्शन हो गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और सी सही है, नाटक और निबंध। ठीक, प्रेमचंद पूर्व युग में साहित्यकार कहानी की अपेक्षा किस ओर ज़्यादा सक्रिय रहे, तो नाटक और निबंध की तरफ। ठीक, तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसको ए है और आप लोग सी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रेमचंद पूर्व युग के कहानीकार है। ठीक, और आगे दिया है ऑप्शन माधव प्रसाद मिश्र, इलाचंद जोशी, भारतेंदु और प्रसाद। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो है माधव प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा अनुदित कहानी है, और ऑप्शन है गुलाब और चमेली का किस्सा, वीर सिंह वृतांत, राजा भोज का सपना और फिर
ए और बी दोनों। तो यहाँ भी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। गुलाब और चमेली का किस्सा वीर सिंह वृतांत। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे देखते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि राय कृष्णदास की कहानियों का मूल विकास किस पर आधारित है। और ऑप्शन दिया है भावुकता और आदर्शवाद पे, सामाजिकता और आदर्शवाद पे, भावुकता और कलात्मकता पे, और यथार्थता और मौलिकता पे। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका ऑप्शन सही होगा, तो राय कृष्णदास की कहानियों का मूल विषय भावुकता और आदर्शवाद पर था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कहानियों में से अनुदित कहानी का चयन कीजिए। तो अनुदित कहानी का चयन करना है, तो और कहानियों का नाम जो है बुध फलोदय, सूरजपुर की कहानी, और जो बी नंबर पे है धर्म सिंह का वृतांत। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है 3 और फिर लास्ट में दिया है ये सभी। तो ये जो दोस्तों जो सभी कहानी यहाँ है ये सभी अनुदित कहानी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, और वो है दुलाई वाली कहानी का प्रधान विषय है। तो समस्या, मनोरंजन, चरित्र और व्यंग। तो दोस्तों जिस तरह से कहानी चली है पूरा, ट्रेन में वाकया, घर से निकलना, फिर दोस्त का मिलने का वाकया, फिर दोस्त ना मिलना, फिर बाद में वही निकलना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मनोरंजन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दुलाई वाली कहानी में किस पर व्यंग किया गया है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जीवन शैली पर। यहाँ पे दोस्तों देखिए फिर मिसप्रिंट हो गया, दलाई वाली हो गया, यहाँ पे ये दुलाई वाली रहेगा। दुलाई वाली कहानी में किस पर व्यंग किया गया है, तो जीवन शैली पर, संकीर्ण रुचिवादी सोच पर, अंग्रेजी पहनावे पर और सामाजिक व्यवस्था पर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अंग्रेजी पहनावे पे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही, अंग्रेजी पहनावे पे। अगला जो क्वेश्चन है वो है एक टोकरी भर मिट्टी कहानी आधारित है। तो किस पर कहानी आधारित है दोस्तों, अब दिया है अभिजाति वर्ग की उदारता पर, अमीरी तथा गरीबी के वैमनस्य पर, छुआछूत तथा सामाजिक वर्ग भेद पर, और फिर देश में आए अकाल पर। तो जो यहाँ पे जिस पे कहानी है आधारित है वो है अमीरी तथा गरीबी के वैमनस्य पर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर है 14, और 14 नंबर क्वेश्चन पे दिया है कि इनमें से कौन सा कहानी संग्रह प्रसाद जी की कहानियों का संकलन नहीं है। और दिया है प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल और गल्प मंजरी। तो जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, गल्प मंजरी। ये इनकी कहानियों का संकलन में नहीं है। और इस पर हम चर्चा करने से पहले एक बार और बता देना चाहेंगे कि जब हम लोग क्लास लिए थे हिंदी कहानी की, और कहानी में जब जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप पढ़े थे, उसके बाद हम लोगों ने प्रसाद जी पे उनके कहानी के संबंध में आकाशदीप के बारे में महत्वपूर्ण नोट्स बनाए थे। उसी दिन उस पर हम लोग चर्चा किए थे कि ये प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल और एक और है, वो बार बार पूछता है, चारों नाम दे देगा, क्रम पूछ देगा, या तो चारों का ऑप्शन दे के 3 दे देगा, ये इनके कहानी संग्रह का नाम एक अलग देके जो अभी हम लोग क्वेश्चन किए, और फिर पूछ देगा कि कौन इनके कहानी संग्रह में संकलित नहीं है। तो दोस्तों इस पर चर्चा हो चुकी है। जो हमारे दोस्त नए होंगे अभी चैनल पर, अगर वो चाहें तो जाके जयशंकर प्रसाद जी की कहानी में आकाशदीप से संबंधित में उसी कहानी से संबंधित नोट्स बनाया गया है, लेकिन वहाँ पे डिटेल में बात की गई है जयशंकर प्रसाद जी के बारे में और उनके कुछ कहानियों के बारे में। तो आप लोग वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो के जो थंबनेल है उस पर नाम लिखा गया है आकाशदीप कहानी से महत्वपूर्ण नोट्स। ठीक, तो दोस्तों आप लोग वहाँ देख सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। और ऐसा है कि प्रसाद की गुंडा कहानी में भारत के इतिहास के किस युग का चित्रण है। ठीक, आगे दिया है ऑप्शन 4 सल्तनत युग का, ईस्ट इंडिया का, मुगल शासन का और विक्टोरिया शासन का। तो जो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंडिया, ईस्ट इंडिया का। ठीक, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ईस्ट इंडिया का। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद कृत ग्राम, तानसेन, रसिया बालम कहानियों पर किस शैली का प्रभाव है। बांग्ला शैली, बांग्ला कथा शैली, पाश्चात्य शैली, अंग्रेजी कथा शैली और इनमें से कोई नहीं। तो जो यहाँ पे ऑप्शन सही है वो है बांग्ला कथा शैली। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 प्रसाद ने अपनी किस कहानी में दाम्पत्य प्रेम का
उज्ज्वल रूप प्रस्तुत किया है। तो हम लोग देख सकते हैं पुरस्कार, मधुलिका, देवरथ और ये सभी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, मधुलिका। मधुलिका में दोस्तों इन्होंने दाम्पत्य प्रेम के उज्ज्वल रूप को प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन नंबर लोग बढ़ते हैं और वो है ऐसे है कि जीवन में पैसे को खाया नहीं जा सकता किंतु पैसों से खाद्य पदार्थों की पूर्ति की जा सकती है। प्रसाद ने यह किस कहानी के माध्यम से स्पष्ट किया है। यहाँ पे 4 कहानियों के नाम दिया है, आकाशदीप, गुंडा, देवरथ और बंजारा। तो हम लोग देख सकते हैं जो बंजारा कहानी है इसी में दोस्तों ये पंक्तियाँ दिया है दोस्तों। तो इस कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट किया है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बंजारा। अगला क्वेश्चन है देवरथ कहानी में कहानीकार ने किसका यथार्थ चित्रण किया है। तो केवल बौद्ध धर्म का, केवल विकृत व्रजयानी रूप का और बौद्ध धर्म और विकृत व्रजयानी रूप का और फिर आगे दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी सही है, बौद्ध धर्म और विकृत व्रजयानी रूप का। ठीक, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, देवदासी कहानी में कहानीकार ने किसकी मनोव्यथा और किसकी धूर्तता को उजागर किया है। ठीक, तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे दिया है ग्रामवासियों, शासकों, फिर देवदासियों, पंडित पुजारियों, देशवासियों, राजनेताओं और इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही, देवदासियों, पंडित पुजारियों। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 और इसको हम लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने अपनी कहानियों का विषय जीवन की ज्वलंत समस्याओं को बनाया है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, पांडेयचंद शर्मा उग्र, वृंदावन लाल वर्मा और फिर सुदर्शन और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो दोस्तों ऑप्शन सही है वो है बी, ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन। ठीक, इन्होंने अपनी कहानियों का विषय ज्वलंत समस्याओं को बनाया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की दुखवा मैं कासो कहूँ मोरी सजनी कहानी किसका हिंदी रूपांतरण है। तो ये जिसका हिंदी रूपांतरण है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, शैली, समा बेगम, इजराइल बेगम, निमी नमन बेगम और इनमें से कोई नहीं। तो जो यहाँ पे ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए सही, शैली समा बेगम। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला जो क्वेश्चन है, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक तथा ज्वालादत्त शर्मा किस प्रकार की कहानियाँ लिखने में सिद्धहस्त माने गए हैं। और ऑप्शन 4 दिया है, कथा प्रधान, चरित्र प्रधान, घटना प्रधान, कथा प्रधान और संवाद प्रधान। तो जो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, कथा प्रधान। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कवित्वपूर्ण वातावरण और नाटकीयता विद्यमान है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की कहानियों में, राय कृष्णदास की कहानियों में, सुदर्शन की कहानियों में और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सही यहाँ पे दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी सही है, राय कृष्णदास की कहानियों में कवित्वपूर्ण वातावरण और नाटकीयता विद्यमान है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कहानियों में। और जो अगला कहानी है, कहानी से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। बार बार युवा पे कहानी आ जा रहा है क्योंकि हम लोग कहानी लगभग 42-44 क्लास किए थे भाई साहब, नहीं जो हमारे दोस्त क्लास करके और ये हमारी क्लास में कंटिन्यू शुरू से ही बने हैं और आज प्रैक्टिस में हमारे साथ हैं। तो वो समझ रहे होंगे, हम लोग लगभग 42 या 43 क्लास किए थे। नहीं, उसमें हम लोग मूल कहानी पढ़ते थे, फिर उससे संबंधित नोट्स बनाते थे, उसमें लेखकों को भी बारे में जानते थे और उनके जो और अलग कहानियाँ हैं और उससे संबंधित जानते थे। काफ़ी विस्तृत रूप से किए थे, बड़ी मज़ेदार था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी कहानी भारत पाक विभाजन पर आधारित है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, खुदा के सामने, दोजख की आग, 2 चिड़िया और लास्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, खुदा के सामने और दोजख की आग, ये कहानी भारत पाक विभाजन पर आधारित है। आगे हम लोग देखेंगे जो अगला क्वेश्चन है, आकाशदीप कहानी किस प्रकार की कहानी है। कल्पना प्रधान कहानी, यथार्थवादी कहानी, भाव प्रधान कहानी और सौंदर्यपूर्ण कहानी। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी सही है, भावपूर्ण कहानी है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी सही है।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं, और आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है कि आकाशदीप कहानी के माध्यम से पाठक को प्रेरणा मिलती है, और 4 प्रेरणा दिया है आगे, तो वो कौन सी है? देखिए यहाँ पे सर्वस्व है दोस्तों, तो थोड़ा सा यहाँ पे कभी कभी बीच में मिसटाइप हो जाता है, तो आप लोग को हम बताते चलते हैं। सर्वस्व है, अब सही हो गया है। सर्वस्व ग्रहण करने की, समाज व राष्ट्र के उत्थान की, समाज और राष्ट्र के लिए सर्वस्व त्याग की, और मनुष्य से परस्पर प्रेम की। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही होगा वो होगा समाज और राष्ट्र के लिए सर्वस्व त्याग की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में, और आगे देखेंगे आकाशदीप कहानी का उद्देश्य है, और 4 उद्देश्य दिया गया है। मानव के भीतर विश्वास की भावना जगाना, बिना सोचे समझे किसी से घृणा ना करना, गरीब असहायों की सेवा करने जैसी भावना को जगाना, और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जो तीनों ऑप्शन है वो सही है आकाशदीप कहानी के संबंध में, उनके उद्देश्य जो है। आगे हम लोग देखेंगे इनमें से कौन प्रगतिवादी कथाकार है, और 4 नाम दिया है, प्रेमचंद, प्रसाद, यशपाल, चतुरसेन शास्त्री। ठीक, तो यहाँ पे जो आपके प्रगतिवादी कथाकार जो हैं उनमें से जो है वो है यशपाल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, यशपाल आपके प्रगतिवादी कथाकार है। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो अगला जो क्वेश्चन है, यशपाल द्वारा 1934 से 1938 के मध्य जेल में लिखी गई कहानियाँ किस संग्रह में संकलित है? तो 4 नाम दिया है, पिंजरे की उड़ान, मुक्ति, पक्षी की उड़ान, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पिंजरे की उड़ान। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से निम्नलिखित में कौन सा एक मनोविश्लेषणवादी कहानी लेखक नहीं है? और यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है अमृत राय, यशपाल, और फिर अमृत राय दिया है दोस्तों, अमृत राय, यशपाल, मनमथ गुप्त, और फिर जो अगला है सॉरी दोस्तों, फिर से हम लोग देखते हैं 31 नंबर कहानी पे ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मनोविश्लेषणवादी कहानी लेखक नहीं है? और आगे 4 ऑप्शन दिया है, आगे इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र और जयशंकर प्रसाद। तो इनमें से जो नहीं है दोस्तों वो है जैनेन्द्र प्रसाद। तो इसको हम लोग छोड़ दिए थे, तो चलिए इसको आप लोग साथ में नोट करते चलिए, जयशंकर प्रसाद। ठीक, अब अगला जो कहानी है प्रश्न है, प्रगतिवादी परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेखक नहीं है? और 4 ऑप्शन है यहाँ पे, अमृत राय, यशपाल, मनमथ नाथ गुप्त और जैनेन्द्र। तो इनमें से जो नहीं है दोस्तों वो है जैनेन्द्र। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, समाजवादी साम्यवादी दृष्टिकोण से आधुनिक समाज की विषमताओं का उद्घाटन कहानियों में किसने किया? तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4 नाम दिया है, अज्ञे, यशपाल, जैनेन्द्र और इलाचंद जोशी। तो जिसने शुरू किया था दोस्तों वो है यशपाल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 34 में, कहानी संग्रह वातायन फांसी एवं स्पर्धा किसके द्वारा रचित है? और 4 नाम दिया है, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद और दिनकर। तो यहाँ पे जो नाम सही होगा वो होगा जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र की पहली कहानी खेल किसमें प्रकाशित हुई? और यहाँ पे 4 नाम दिया है, समय भारत, संयुक्त भारत, प्राचीन भारत और विशाल भारत। तो वो ऑप्शन दोस्तों विशाल भारत होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इलाचंद जोशी किस वर्ग के कहानीकार हैं? और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, यथार्थवादी, आदर्शवादी, प्रगतिवादी और मनोविश्लेषणवादी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो है मनोविश्लेषणवादी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है, इलाचंद जोशी ने अपनी कहानियों के माध्यम से किस पर बल दिया है? और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, व्यक्ति पर, व्यक्ति के कार्य पर, व्यक्ति के कर्म पर, व्यक्ति के मानसिक उन्नयन पर। तो जो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही है वो है व्यक्ति के मानसिक उन्नयन पर। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 की निम्न में से जैनेन्द्र की उस कहानी का चयन कीजिए जिसमें प्रतीकात्मक अध्यात्मक के होते हैं। ठीक, तो
अध्यात्मक नहीं है दोस्तों, अध्यात्म के दर्शन होते हैं। ये रुकिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग ऐसे देख लीजिए, थोड़ा सा कुछ छिप रहा है। हम बोल रहे थे कि वो कंप्लीट नहीं है यहाँ। अब देखिए, निम्न में से जैनेन्द्र की उस कहानी का चयन कीजिए जिसमें प्रतीकात्मक अध्यात्म के दर्शन होते हैं। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, पाजेब, नीलम देश की कन्या, मास्टर साहब और ये सभी। तो जो यहाँ पे सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है, नीलम देश की कन्या। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन दे दिया है कि सचेतन कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन है, और 4 नाम दिया है आगे कि कमलेश्वर, डॉक्टर महीप सिंह, अमरकांत और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे, डॉक्टर महीप सिंह। अगला जो क्वेश्चन है, समांतर कहानी नामक आंदोलन के प्रवर्तक हैं। तो इसमें जो होंगे दोस्तों महीप सिंह, कमलेश्वर, भीष्म साहनी और मृदुला गर्ग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपके, कमलेश्वर। तो समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41। और क्वेश्चन नंबर 41 पे देखते हैं। आप लोग से हम पहले ही बोलते हैं कि कुछ ऐसे प्रश्न बनाएंगे जिस आसान बिल्कुल लगेगी, चूँकि ऐसा नहीं है कि ये इतने नॉर्मल क्वेश्चन है और पेपर आएंगे नहीं, पेपर में नहीं आएंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन क्वेश्चन के भाव को समझिए और देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्ट कहानी का नाम और पात्र का नाम ना पूछ के देखिए उस क्वेश्चन में क्या दिया है। कभी उद्देश्य है, कभी उसमें विषय वस्तु पूछा जा रहा है, तो ये अलग क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं उसमें। और अगला देखते हैं कि समानांतर कहानी का प्रचार प्रसार मुख्यतः किस पत्रिका के माध्यम से हुआ। और यहाँ पे 4 दिया है, इंदु, इनमें से कोई नहीं देखिए, और उसके बाद बी नंबर पे हंस और डी पे सरिका। हम लोग थोड़ा इनमें से कोई नहीं हमेशा 4 नंबर पे रहता है, लेकिन यहाँ पे 6 नंबर पे कर दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सरिका। सरिका समानांतर कहानी का प्रचार प्रसार मुख्य पत्रिका के माध्यम से होता है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। और निम्नलिखित में से तीसरी कसम कहानी का पात्र नहीं है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। ये क्वेश्चन पिछली बार प्रीवियस ईयर में पूछ भी चुका है कि लालमोहर पलटदास है, पटलदास नहीं, पलटदास, लहसनवा और सेवाराम। तो इसमें से सेवाराम दोस्तों तीसरी कहानी के पात्र नहीं है। आगे हम लोग चलेंगे। तीसरी कसम कहानी का केंद्रीय विषय है और दिया है यहाँ पे राजनीति, विभाजन, नैतिकता और प्रेम। तो यहाँ पे दोस्तों प्रेम है। देख ही रहे हैं, जो हमारे दोस्त पढ़े होंगे वो लोग समझ रहे होंगे तीसरी कसम। और तीसरी कसम क्या क्या खाया था वो बेचारा, तो वो भी उसमें हम लोग का चर्चा हुआ था। पहला था कि चोरी का माल नहीं ला देगा, दूसरा था कि अपने जो था उसका बैलगाड़ी, उस पर वो बांस नहीं ला देगा, क्योंकि बांस बेचारा ले जा रहा था जब, तो उसके साथ कांड हो गया था। वो किसी एक घोड़ी में लड़ गया था उसका, और फिर उसकी पिटाई हो गई थी। और चौथा जो कंपनी की कोई औरत नहीं बैठाएगा। तो ये 3 कसम थी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 3 कसम से आगे बढ़ के सोचते हैं कि तीसरी कसम कहानी में हीरामन ने कौन सी कसम नहीं खाई थी। चलिए आइए, अब यहाँ पे उसी पे बात हो गई। देखिए अभी जिस पे हम लोग बात कर रहे थे कि कौन सी कसम नहीं खाई थी, मतलब 3 जो रहेगा वो 3 कसम खाई थी। तो आइए देखते हैं। जैसे चोर बाजारी का माल नहीं ढोएगा, ये ऑप्शन तो सही है। कंपनी की औरत कोई लदनी नहीं कर लगेगा, ये भी सही है। बांस की लदनी नहीं ढोएगा, ये सही है। जो क्वेश्चन दे रहा है कि तीसरी कसम कहानी में हीरामन कौन सी कसम नहीं खाई थी, तो वो कसम नहीं खाई थी कि दोस्तों से उधार नहीं देगा, ये कसम नहीं खाई थी। तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तीसरी कसम कहानी के संदर्भ में असत्य है। इस कहानी के मूल संवेदना प्रेम है, यह एक आंचलिक कहानी है, इस कहानी का कथानक अत्यंत छोटा एवं सारगर्भित है, इस कहानी की शैली किस्सा गोई की शैली है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही होगा, इस कहानी का कथानक अत्यंत छोटा तथा सारगर्भित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जो देखेंगे अगला जो हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे वो है लाल पान की बेगम कहानी में प्रतिक्रियावादी स्त्री पात्र है। ठीक, तो चंपिया, बिरजू की माँ, मखनी बुआ और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, बिरजू की माँ, जो लाल पान की बेगम
कहानी में प्रतिक्रियावादी स्त्री पात्र हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। बिरजू की माँ के क्रोध का कारण था, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। बिरजू के पिता का गाड़ी देर से लाना, मेले में न जाने की उत्सुकता के कारण, बिरजू के शकरकंद खा लेने के कारण, और चंपिया के काम न करने के कारण। तो दोस्तों अगर आप लोग कहानी पढ़े रहेंगे तब न समझेंगे कि क्या इससे टॉपिक है। जो हमारे दोस्त पढ़े हैं वो तो बहुत मज़े में होंगे, देखते देखते मार दिए होंगे, और जो हमारे दोस्त अभी कहानी नहीं पढ़े होंगे, जो ये क्यों सोच के तैयारी करते हैं कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के बस और निकाल लेंगे, तो दोस्तों अब समय बदल चुका है, तो हम लोगों को चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। जो हमारे दोस्त अभी तक मूल कहानी नहीं पढ़ पाए होंगे तो टेंशन की कोई बात नहीं है, वो लाल पान की बेगम कहानी हम लोगों ने मूल पाठ को पढ़ा था बहुत कम समय में समझते हुए। तो आप लोग चाहें तो पिछली कक्षाओं में लगातार रूप से जिसमें वो है हिंदी साहित्य UGC नेट JRF क्लासेज नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें सारी कहानियाँ 21 कहानियाँ जो UGC नेट की सिलेबस में लगा है, सबको मूल रूप को पाठ को पढ़ा गया है, फिर उनसे संबंधित क्वेश्चन भी बनाया गया, उनके लेखकों के बारे में भी बताया गया। तो आप लोग वहाँ से ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। अब कम दिनों में जो बचा हुआ दिन है दिसंबर तक, अगर आप लोग इस बार दे रहे हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। आधा घंटा 45 मिनट ऐसे क्लास करके आप लोग देख के जल्दी समाप्त कर सकते हैं। चलिए उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पे। तो इनमें से जो होगा वो हो जाएगा आपका कि बिरजू की माँ के क्रोध का कारण था। तो बिरजू की माँ का क्रोध का कारण क्या था? तो बिरजू के पिता का गाड़ी देर से लाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पात्र फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी लाल पान की बेगम का है? और आगे दिया है जंगी की पतोहू, मखनी बुआ, चंपिया और ये सभी। तो यहाँ पे दोस्तों ये सभी उस कहानी के पात्र रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए और 2 क्वेश्चन बचे हैं, इसको देखते हैं। चीफ की दावत कहानी में किसकी वास्तविकता को अभिव्यक्त किया गया है? और यहाँ पे ऑप्शन दिया है मध्य वर्गीय समाज और उसके परिवेश और मानसिकता की, उच्च वर्गीय समाज उसके परिवेश और मानसिकता की, निम्न वर्गीय समाज उसके परिवेश और मानसिकता के, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो वास्तविकता को अभिव्यक्त किया गया है वो है मध्यवर्गीय समाज और उसके परिवेश और मानसिकता की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है। और देखिए अभी जो हमारे दोस्त के माइंड में स्टार्टिंग से चल रहा होगा कि ये तो एक लाइन बता रहे हैं, एक लाइनर नहीं है दोस्तों, ये है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यहाँ पे केवल पात्र का नाम तक सीमित नहीं है। देखिए इसमें क्या दिया है कि कहानी में वास्तविकता को अभिव्यक्त किया है, किस वास्तविकता को? तो आप कहानी पढ़े रहेंगे, उसके सार को जानते होंगे, मूल को जानते होंगे, उद्देश्य को जानते होंगे, तब आप क्वेश्चन कर पाएंगे। और अगर नहीं पढ़े हैं कहानी तो भी कोई बात नहीं, आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और करते रहिए क्वेश्चन। आप लोगों को बहुत बेहतरीन ऐसे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आ चुके हैं, आने वाले हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए और इस हम लोग प्रैक्टिस नंबर 2 में लास्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र चीफ की दावत कहानी में सामाजिक तथा आर्थिक विडंबनाओं से जूझ रहा है? सामनाथ की माँ रहेगा यहाँ पे, जो सेकेंड ऑप्शन है, सामनाथ की माँ और फिर सामनाथ की पत्नी और सामनाथ का बॉस। तो जो यहाँ पे सही है ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर ए सही। निम्नलिखित सामनाथ जो है कहानी में सामाजिक एवं आर्थिक विडंबनाओं से जूझ रहा है। ठीक, तो दोस्तों ये रहा आज का हम लोग का प्रैक्टिस नंबर 2 हिंदी साहित्य से UGC नेट JRF के लिए। हम लोग अगली क्लास में कहानी से ही संबंधित और प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। कम से कम हम लोग एक यूनिट से कम 4 से 5 मतलब लगभग 200 क्वेश्चन करेंगे, ताकि अब की बार के लिए क्वेश्चन जो हम लोग को आए UGC नेट में, तो हम लोग को छूता कोई भी क्वेश्चन ना रहे कि इससे संबंधित या इससे रिलेटेड कोई हम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़े थे। हो सकता है कि कोई से क्वेश्चन सेम का सेम उठ के आ जाए, तो फिर दोस्तों हम लोग यहाँ पे पढ़े रहेंगे तो बहुत मज़ा रहेगा। अब फिर उसके बाद आप लोगों को ऐसा नहीं है कि केवल यूनिट वाइज ही आप लोग कहेंगे, तो लास्ट में कम से कम 5 या 10 सेट ऐसा भी बना दिया जाएगा जो प्रत्येक यूनिट से संबंधित रहेगा और मिक्स क्वेश्चन पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल में यूनिट वाइज पढ़ते हैं, ताकि एक यूनिट को समाप्त करें फिर उससे संबंधित क्वेश्चन लगाए तो आराम रहे। ठीक है, और जो दोस्त हमारे अभी चैनल पर नए होंगे और हमारी क्लासेज नहीं देखे होंगे पुरानी, तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज क्लास डाल देंगे आप लोगों का लिंक। आप लोग वहाँ से मूल कहानी और कहानी से संबंधित जितने नोट्स बनाए गए हैं, जो अभी हम लोग चूँकि ये पढ़ रहे थे कि वास्तविकता व्यक्त किया गया है, वहाँ पे ये चीज़ें बता दी गई है। तो आप लोग वहाँ से नोट्स कहानी बना सकते हैं, जिससे आप लोग के लिए
क्वेश्चन सॉल्व करने में और आसानी हो सकती है। तो दोस्तों आज की क्लास अब यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में प्रैक्टिस 3 के साथ। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।